हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 में जो बहुपद दिया हुआ है ये आपको कक्षा 10वीं में भी पढ़ने को मिलेगा, तो इसके बेसिक नॉलेज को आप अच्छे से समझिए। तो देखते हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम बहुपद देखते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होगी। तो बहुपद देखेंगे हम एक या एक से अधिक पद वाले यदि कोई व्यंजक हैं जिसमें चर संख्या आती है, तो एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजकों को हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3x, तो x इसमें चर है और 3 अचर है, तो ये एक पद वाला हो गया। यह 4x की घात 2 धन 5, ये 2 पद वाले हो गए। 4x ऋण 3x की घात 4 धन 5, ये 3 पद वाले हो गए। तो ऐसे अलग अलग एक से अधिक पद वाले व्यंजकों को हम बहुपद कह सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे एक पद वाले व्यंजक, इसको हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। जिसमें केवल एक पद वाले बहुपद होते हैं उसी को हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे 3x, यहाँ पर एक ही चर है और यहाँ पर देखेंगे एक पद है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। 4y की घात 2, ये भी एक पद वाला है। 15x की घात 3 है, ये भी एक पद वाला है। 16t दिया हुआ है, ये भी एक पद वाला है। तो एक पद वाले व्यंजकों को एक पदी बहुपद बोलेंगे। अब इसके बाद आता है द्विपद, जिसमें केवल 2 पद होंगे, उनको हम द्विपद बहुपद बोलेंगे। जैसे x की घात 2 ऋण 3, तो ये एक और ये एक, ऐसे इसमें 2 पद हो गए। 15x की घात 3 धन 4x, तो इसमें भी देखेंगे ये 2 पद हैं, इसलिए इसको द्विपद बोलेंगे। या 7x ऋण 5 दिया हुआ है, तो इसमें भी ये 2 पद हो गए, तो ये सारे द्विपद हैं जिसमें केवल 2 पद होते हैं। इसके बाद आता है त्रिपद। तो त्रिपद वाला क्या होगा, जिसमें केवल 3 पद होते हैं, उसे हम त्रिपद कहते हैं। जैसे x की घात 3 धन 2x ऋण 4, इसमें देखेंगे x की घात 3 2x और ऋण 4, ये 3 पद हो गए। यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर ये 3 पद हो गए। 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पद हैं, तो मतलब ये त्रिपद वाला बहुपद है। अब इसमें हम देखेंगे बहुपद की घात। तो अब बहुपद की घात में एक बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। यदि हमारे पास कोई बहुपद दिया है, उसमें जो सबसे चर में जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा बहुपद की घात होती है। जैसे एक व्यंजक दिया है 5x की घात 4 है, फिर यहाँ 3x है, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, और फिर 12 है। तो यहाँ पर तीनों में देखेंगे हम सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी 4। एक और समीकरण दिया 3x की घात 8 ऋण 4x की घात 5 धन 3x की घात 2, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है देखेंगे 2 है, 5 है और 8 है, तो सबसे बड़ी घात 8 है, इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी 8। अब जब हम बहुपद की घात देख रहे हैं तो घातों को भी हम बहुपद के नाम से देखेंगे। जैसे रैखिक बहुपद, ये वाला जो है अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में एक घात वाला बहुपद हो। यदि एक घात वाला कोई बहुपद है तो उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं मैंने 7x धन 5, ये चर है x, इसकी घात यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। यदि इसकी घात 1 है तो इसी को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे दिया 13y धन 2, तो यहाँ पर y चर है, इसकी घात है यहाँ पर 1, इसलिए इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। वैसे 4t, इसकी भी घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। अब इसके बाद आता है द्विघाती या द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, यदि 2 घात वाला बहुपद है तो उसी को हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। और इसमें एक चीज याद रखना है, यदि द्विघात बहुपद है तो उसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, तो यहाँ पे x की घात यहाँ पर 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे या तो वर्ग समीकरण भी कहते हैं। जैसे 7x की घात 2 ऋण 4 है, तो यहाँ x की घात यहाँ पर 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर y की घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। 4t की घात 2 आ गया है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। तो ये तो द्विघात बहुपद हुआ। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसमें 3 घात वाला बहुपद होगा, यानी सबसे बड़ी घात 3 होगी, तो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 7x की घात 3 धन 5 है, तो x यहाँ पे चर है, उसकी घात 3 है, मतलब ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे भी 9x की घात 3 है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 भी है मगर सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे y चर लिए हमने, तो y में यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद के बाद आता है एक शून्य बहुपद।
अब शून्य बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की घात शून्य होती है उसे हम शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे कोई सिर्फ संख्या दिया हुआ है, 2 दिया है, यहाँ पे तो चर है ही नहीं, चर नहीं है मतलब उसकी घात शून्य होगी, और यदि चर की घात शून्य है मतलब ये होगा शून्य बहुपद। जैसे यहाँ पे 3x की घात 0 है और फिर धन 5 लिए हमने, तो यहाँ पे x की घात 0 है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये यहाँ पे शून्य बहुपद है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, यदि कोई संख्या दिया हो उसकी घात यदि 0 हो तो उसका भी मान हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ मैंने ले लिया x की घात 0, तो उसका मान हमेशा होगा 1। सॉरी, यहाँ संख्या नहीं लेंगे हम, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, चर संख्या लेते हैं। चर संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा होगा 1। x की घात 0 है उसका मान हमेशा होगा 1। चर संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा होगा 1। अब इस प्रश्नावली में हमें बहुपद पहचानना भी आएगा, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं बहुपद पहचानने के लिए, तो हम ये नियम देख लेते हैं। जैसे यदि चर संख्या में वर्गमूल लगा है, यदि कोई चर संख्या है x, y, t इस टाइप की यदि कोई चर संख्या है और उसमें वर्गमूल ये करने लगी है, तो समझ जाओ कि वो बहुपद नहीं है। या तो फिर यदि कोई चर संख्या की घात ऋणात्मक होगी, जैसे x की घात ऋण 2 है, y की घात ऋण 4, इस टाइप से यदि ऋणात्मक वाला कोई बहुपद आया तो उसे भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे। या तो भी कोई संख्या यदि भाग में है, जैसे 2 के बटे y आ गया या 4 के बटे x आ गया, या इस टाइप से संख्या यदि चर संख्या भाग में आती तो उसे भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, गुणांक। अब गुणांक क्या होगा? चर संख्या के सामने जो भी नंबर आता है, अंक आता है अचर संख्या, उसे ही हम चर संख्या का गुणांक बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 3x की घात 2 ऋण 4x। अब मैंने यहाँ पूछा जैसे x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सामने की संख्या बताना है, तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 3। और यदि x का गुणांक पूछेंगे तो x का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4, तो x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांक, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है, ये हमें याद रखना है। एक घात वाले बहुपद का केवल एक शून्यांक होगा। 2 घात वाले बहुपद या द्विघात बहुपद का केवल 2 शून्यांक होंगे। वैसे त्रिघात बहुपद 3 घात वाले बहुपद के 3 शून्यांक होंगे। और जैसे शून्यांक यदि हमको निकालना हो तो जो भी बहुपद दिया होगा उसी के बराबर में हम मान लेंगे 0 और फिर उनका पक्षांतर कर देते हैं। जैसे मान के चलो एक बहुपद दिया हमें ax धन b, इसका शून्यांक निकालना है, ये वाला ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ax धन b के बराबर में हम मान लेंगे 0। अब यहाँ पे हम धन b का उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ax के बराबर में धन b इधर जाके माइनस b हो जाएगा, और फिर a का पक्षांतर करेंगे तो ये b के बटे में जाएगा, तो x बराबर माइनस b के बटे a हो जाएगा। तो ax धन b का शून्यांक हो जाएगा माइनस b के बटे a। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लें, ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें भाज्य और भाजक कहाँ होता है ये कंफ्यूजन होता है, तो हम जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और नीचे शेषफल बचता है और आंसर हमारा भागफल आता है। इसमें एक परिभाषा भी है, शून्यतर अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, आप इसे याद कर लें। अब इसमें कुछ सरसमीकाएं दी हुई हैं, तो आप लोगों को सरसमीकाएं याद करना है, ये पूरे बुक में भी दिया हुआ है। तो जैसे पहली सरसमीकाएं आप लोगों को पूरी 8 सरसमीकाएं दी हुई हैं, तो पूरी 8 सरसमीकाएं आप लोगों को याद करना है। इसमें तीसरे नंबर की जो सरसमीका है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तो बिल्कुल याद ही कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और 8वें नंबर की सरसमीका थोड़ी सी बड़ी है, तो बाकी पूरी 8 सरसमीकाएं आप एक एक बार पढ़ लें। अब 2.2 के नीचे पेज नंबर 41 में शेषफल प्रमेय दिया हुआ है, और एक उदाहरण में दिया हुआ है भाग विधि। तो हमें शेषफल प्रमेय और भाग विधि दोनों से सवाल करने हैं। यदि हमें जैसे एक उदाहरण में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि x धन 2 बहुपद, ये 2 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो इस विधि में हम ये शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे जांच करने के लिए। तो इसमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, या तो फिर कुछ सवाल इस टाइप से दिए रहेंगे और हमें सिर्फ शेषफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो इसमें भी हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि हमें भागफल ज्ञात करना हो तो तब हम उसमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इस प्रकार का भाग देना पड़ेगा जिससे हमें भागफल प्राप्त होगा। और यदि सिर्फ हमें शेषफल निकालना हो तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जो इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये छोटा होता है, भागफल वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है। मैंने इसकी पूरी बेसिक जानकारी आपको इस यूनिट से दे दिया है। अब मैं 2.1 का वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।